तो इंजीनियरिंग से बहुत शिकायत है नॉन टेक्निकल वालों को कि इंजीनियरिंग वालों को हर जगह घुसा दिया जाता है और हमको बाहर कर दिया जाता है। तो इंजीनियर्स क्या चाहते हैं, बाकी लोग ना जिए, बाकी कोर्सेज बंद कर दिया जाए। हाँ, सोशल इंगेजमेंट को क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, दोस्त की शादी है, दोस्त के घर पे शादी है, रिश्तेदारों की शादी है, घूमने जाना है। तो प्रिपरेशन के टाइम पे सोशल इंगेजमेंट कैसे रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए, कितना ठीक है, आप रखते थे नहीं रखते थे? कैसे मैनेज कैसे होता है, क्या मैनेजमेंट कैसे रखा आपने कि आरएफओ भी करना है और सेम ईयर में दोनों का एग्जाम भी था, आरएफओ भी किया आपने, ई भी किया, ई में भी आपके अच्छे मार्क्स हैं। स्पेसिफिकली थोड़ा सा बताइएगा, आपका एक्सपीरियंस है तो एसीएफ की वैकेंसी आई है, आपसे भी बात हुई तो आप भी कह रहे थे प्रिपरेशन करने के लिए, तो क्या स्ट्रेटजी रखने वाले हो आप एसीएफ की, और कैसे ये डिफरेंट होगी आरएफओ से, और आरएफओ के लिए क्या क्या चीजें हमको कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में बताइए इसको, क्योंकि बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कहाँ से पढ़े कहाँ से पढ़े। तो आप इंजीनियर हो, क्या उनको पता था इंटरव्यूअर को कि आप इंजीनियर हो, आपसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी क्वेश्चन पूछे गए, या फिर आपसे जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है केवल वही पूछे गए? थोड़ा सा शुरू सर से शुरू मेरा करिएगा कि आपका इंटरव्यू हुई तो फिर क्या पूछा गया आपसे, फिर जो आपका इंटरव्यू हुआ वो किस डायरेक्शन में गया। आपको नहीं आता तो डायरेक्टली मना कर दे और आप पेशेंस मत खोइए अपना। आप एकदम धीरज बनाए रखें और जितना आए उतना बोलिए, एकदम हैप्पी रहिए, तो वही सब देखते हैं वो लोग इंटरव्यू में। हाँ, मतलब ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, उनको उनको पता है कि कुछ क्वेश्चन तो उनको पूछना है जो आपको ना आए। वे सारा बता दोगे तो इंटरव्यूअर की बेइज्जती हो जाएगी कि सारा पूछ रहे हो बता रहा है। तो उनको अपनी इज्जत भी बचानी रहती है कि हमने कुछ तो ऐसा पूछा है जो इसको नहीं आता है। यस सर। अच्छा, आपके परफॉर्मेंस के बारे में मैंने नहीं पूछा, कई सारे लोगों को ये भी डाउट होता है ना कि हो सकता है कोई बाय बर्थ इंटेलिजेंट रहो, इस वजह से सारे एग्जाम टेक्निकल भी निकाल रहा है, नॉन टेक भी निकाल रहा है। तो आप क्या बाय बर्थ एकदम से इंटेलिजेंट वाले कैटेगरी में आते हैं, मीडियम वाले में, या फिर लोअर मीडियम, किस कैटेगरी में आप खुद को रखते हो अपने आप से बताइए। कुछ लोगों का पढ़ने का मन नहीं करता है, कई सारे मुझे आजकल ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मैं सोचा कि चलो आपके ऊपर ही चिपका देता हूँ ये वाला क्वेश्चन कि आप कुछ सजेशन दीजिए। कई सारे लोगों को पढ़ने का मन नहीं है, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, नौकरी भी लेनी है, पर पढ़ने का मन नहीं है, उनको क्या कहोगे आप? डियर एस्पिरेंट, आप सभी लोगों का मनवे एकेडमी में स्वागत है, और आपके साथ हमारे साथ एक गेस्ट हैं सुरेश जी, जो कि आरएफओ हैं, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट आती है जीपीएससी में, क्या नियर अबाउट हर स्टेट में आती है, पर हम यहाँ पे जीपीएससी से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। इनका सिलेक्शन 2021 वाला जो एडवर्टीजमेंट था उसमें हुआ है। तो आपका भी स्वागत है मनवे एकेडमी में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे भी सर अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के। तो 3 सेगमेंट में, जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, 3 सेगमेंट में हमारा डिस्कशन होगा। सबसे पहले थोड़ा सा इनका इंट्रो जानना जरूरी है, जरूरी इसलिए है क्योंकि ये है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, और सिलेक्शन लिया है इन्होंने नॉन टेक में और टेक्निकल में भी सिलेक्शन लिया है। तो थोड़ा इंट्रो इसलिए भी जानना जरूरी है कि बहुत सारे लोगों के पास एक्सक्यूज होता है कि सिलेबस अलग है, नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो एक तो होगा हमारा इनका इंट्रो वाला सेक्शन। दूसरा सेक्शन होगा कि एग्जाम के रिटन की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि जो आपका आरएफओ है और एसीएफ है, दोनों का जो एग्जाम पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, नियरली सेम होता है, नियरली क्या एग्जैक्टली भी कह सकते हैं, सेम ही होता है। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो इंटरव्यू है उससे रिलेटेड सेगमेंट होगा हमारा लास्ट वाला, जिसमें हम इंटरव्यू की बातें करेंगे। तो इससे हमारा पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा इंटरव्यू, जो देख रहे होंगे उनको एक गाइडेंस मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। मैंने बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दिया आपके बारे में, नाम बताया है, स्क्रीन पे आपका नजर आ रहा होगा, और आपका सिलेक्शन हुआ है आरएफओ में। तो थोड़ा सा ब्रीफ में बताइएगा कि कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी पढ़ाई लिखाई, फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ कब आए आप? हाँ सर, मेरा नाम सुरेश कुमार देसा है। मैंने अपना 12th के बाद ग्रेजुएशन महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी एमएस यूनिवर्सिटी में से किया है। उसके बाद एमएस में मेरा प्लेसमेंट हो गया था, लेकिन वो फिर कुछ रीजंस रहे जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो बाद में मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गया। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए, जिसमें रेलवेज में मेरा हुआ। रेलवेज में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भावनगर डिवीजन में मेरा सिलेक्शन हुआ है और पोस्टिंग में था। बाद में मैंने नॉन टेक के एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट की, जिसमें जीपीएससी क्लास 1-2 में मैंने अटेम्प्ट दिया था, लेकिन उसमें मेरे 2 मार्क कम आए, तो उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। और बाद में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का जो आता है गुजरात गवर्नमेंट का, तो उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। और बाकी
GWSS भी यही का भी मैंने एग्जाम दिया है, तो उसका भी अभी एप्लीकेशन स्क्रूटनी के लिए मेरा नाम आया है। तो और आगे भी RTO में एक बार एप्लीकेशन स्क्रूटनी दिया था मैंने, तो वैसे दोनों का एक्सपीरियंस रहा है। और नॉन टेक के लिए ज़्यादा मज़ा आता है, तो उसी लाइन में मैं आगे जाना चाहता हूँ। जो लोग टेक्निकल का कर रहे हैं उनको टेक्निकली नहीं क्लियर होता। आपने आरएफ को भी क्लियर कर लिया, आप बता रहे हो कि क्लास 1 2 भी आपने क्लियर किया हुआ है। सवाल जो मेरा है कि बहुत सारे लोगों के पास ये एक्सक्यूज होता है कि सर टेक्निकल बिल्कुल अलग है, नॉन टेक बिल्कुल अलग है। इवन तो थोड़ा बहुत नॉन टेक आ जाता है तो भी परेशान हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है? और एक चीज और बता दो, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, क्योंकि मैक्सिमम इस चैनल पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे ही हैं। तो कैसे मैनेज कैसे होता है, क्या मैनेजमेंट कैसे रखा आपने कि आरएफओ भी करना है और सेम ईयर में दोनों का एग्जाम भी था, आरएफओ भी किया आपने, ई भी किया, ई में भी आपके अच्छे मार्क्स हैं? सर तो उसमें क्या है कि टेक्निकल जो मैकेनिकल हमारा जो सब्जेक्ट है, तो मोस्टली वो हमारे कंसेप्चुअल है। जो कंसेप्ट हम जितना क्लियर रखते हैं, तो उसमें कुछ रटने जैसा नहीं है। तो वो तो हो सकता है, कंसेप्ट से हमारा हो सकता है। और बाकी रहा नॉन टेक का सिलेबस, तो नॉन टेक में भी हम जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप कर ले, यानी कि हम जो NCERT की बुक्स है वो सारी पढ़ ले एक बार, तो उसमें भी कंसेप्चुअल है सब। तो कंसेप्ट ही बिल्ड करना है दोनों में। दोनों का फंडा सिंपल ही है, उसमें कुछ वैसा नहीं है। लेकिन आप मैक्सिमम टाइम जितना रिवाइज कर सकते हो, तो वैसा दोनों में फायदेमंद है। जैसे कि हम मैक्सिमम टाइम रिवाइज करते हैं तो फॉर्मूला सब याद रह जाते हैं, तो वैसे ही दोनों में है। तो दोनों का आप कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट और कितना कौन सा कितना पढ़ना है वो सब करेंगे तो दोनों हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए टाइम मैनेजमेंट का आपसे ही पूछ लेते हैं कि आप जैसे दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो ज्यादा टाइम किसको दे रहे थे, टेक्निकल को कि नॉन टेक को? सर नॉन टेक में जो सब्जेक्ट आते हैं वो टेक की वजह से टेक में जो आता है ना उससे थोड़े ज़्यादा आते हैं, और उसमें राइटिंग का भी सब रहता है। तो मैं नॉन टेक को ज़्यादा देता था, और टेक्निकल जो कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तो उसमें 3-4 घंटे में आप कर सकते हैं। अच्छा, अब टेक्निकल से रिलेटेड थोड़ा सा बात इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग टेक्निकल का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मे बी वो हो सकता है सोच रहे होंगे कि नॉन टेक्निकल में जाना है। तो जो टेक्निकल का प्रिपरेशन आपने किया, आप कह रहे हो शॉर्ट टाइम में आपका क्लियर भी हो गया, तो बीटेक में कैसे पढ़े थे आपने? बीटेक में पढ़ाई किया था ढंग से या फिर ऐसे ही बस बीटेक में टाइम पास था और बाद में टेक्निकल के प्रिपरेशन किए और क्रैक भी कर लिया आपने? और सर बीटेक के टाइम भी किया था, और वैसा नहीं है कि आप बीटेक के टाइम पे नहीं किए तो आगे नहीं कर सकते। आप आगे भी कर सकते हैं, लेकिन आप कंसेप्ट को एक बार अच्छे से समझे, उसका बुक बनाए, शॉर्ट नोट बना ले, तो आप जितना वो ट्राई करेंगे तो उतना बेनिफिशियल रहेगा आपको। तो इंजीनियरिंग से बहुत शिकायत है नॉन टेक्निकल वालों को कि इंजीनियरिंग वालों को हर जगह घुसा दिया जाता है और हमको बाहर कर दिया जाता है। तो इंजीनियर्स क्या चाहते हैं, बाकी लोग ना जिए, बाकी कोर्सेज बंद कर दिया जाए? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ना सर इंजीनियरिंग की है तो वैसा इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियर वाला काम करें, ये इसमें क्यों आ रहा है नॉन टेक्निकल में? क्या कहोगे आप उनको? सर वो दो तरह के आंसर मैं दूंगा। एक तो वो है कि अभी इंजीनियरिंग की खुद की भी नई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो वो सब दूसरी ओर तो जाएंगे, वो तो सही है कि दूसरी ओर कुछ ट्राई तो करेंगे, और सब इसमें नॉन टेक में एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं काफ़ी। और दूसरा रीज़न ये है कि इंजीनियरिंग में जो वो लोग जाते हैं जो 12वीं के बाद सबसे हाईएस्ट परसेंटेज लाते हैं, और 10वीं में हाईएस्ट परसेंटेज ला के 12वीं में साइंस रखते हैं, तो वो लोग तो ऐसा चाहेंगे कि अपने से अच्छा अच्छा फ्यूचर हो, और टॉप मोस्ट जो पावर वाली पोजीशन है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में मिल सकती है। तो इसकी वजह से भी लोग इंजीनियरिंग वाले इसमें जा रहे हैं। हम अगर शिकायत लोगों की ये है कि भाई सब चीज जब इंजीनियरिंग वाले ले लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, आप उनको क्या कहोगे, पढ़ें वो कि पढ़ाई छोड़ दें? ना सर वो तो सही है, मैं तो ये करूँगा, ये तो कॉम्पिटेटिव का जो एग्जामिनेशन है तो वो कॉम्पिटिशन के बेस पे ही है। तो आप जितना कम्पीट कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, उसमें तो किसी का वो कुछ नहीं चलता। हाँ, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि तुम पढ़ के ही कर सकते हो, हम पीछे नहीं हटेंगे, इंजीनियरिंग वाले जाते रहेंगे। हाँ खैर आगे बढ़ते हैं, आगे का जो बात है हमारा वो डिस्कशन रिटेन पे थोड़ा सा कर लेते हैं। और स्पेसिफिकली थोड़ा सा बताइएगा, आपका एक्सपीरियंस है तो एसीएफ की वैकेंसी आई है, आपसे भी बात हुई तो आप भी कह रहे थे प्रिपरेशन करने के लिए, तो क्या स्ट्रेटजी रखने वाले हो आप एसीएफ की, और कैसे ये डिफरेंट होगी आरएफओ से, और आरएफओ के लिए क्या क्या चीजें हमको कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा इसको, क्योंकि बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कहाँ से पढ़े कहाँ से पढ़े।
जी सर आरएफओ और एसीएफ दोनों का एग्जाम पैटर्न एक सेम ही रहता है और दोनों में सबसे पहले प्री एग्जाम आती है। प्री एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 200-200 मार्क के होते हैं और बाद में रिटन टेस्ट आती है। रिटन में 150 मार्क के 5 पेपर रहते हैं। तो प्रीलिम पेपर से हम स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम में जीएस 1 आता है, जीएस 2 आता है। तो जिसमें जो जीपीएससी द्वारा जो सिलेबस दिया है, उसी पैटर्न में हम फॉलो करें। हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, जो बेसिक सब्जेक्ट है, जो एनसीईआरटी से आप कवर कर सकते हैं। और जीएस 2 में बेसिकली ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, तो उसमें एनवायरनमेंट सब्जेक्ट अलग से करना पड़ता है हमें। तो एनवायरनमेंट का जो उन्होंने सिलेबस दिया है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया और सब लॉस हो गए, पॉल्यूशन हो गया, तो उसका टॉपिक हम किसी बुक से पढ़ लें या मणिकंदन करके एक बुक आती है और शंकर आईएएस की भी बुक आती है एनवायरनमेंट रिलेटेड, तो वो बुक से भी हम कवर कर सकते हैं। तो जो 3-4 सब्जेक्ट है, इकोनॉमी है, मैथ्स है, तो उसमें एक्यूरेसी प्रीलिम में मेन एक्यूरेसी बेच रहता है। आप जितना एक्यूरेसी है तो वो बेहतर रहेगा। और एसटीएफआरएफ जो एग्जामिनेशन आते हैं तो उसमें वैकेंसी कम रहती है बतौर जीपीएससी क्लास 1-2 जो आती है सिविल सर्विसेज के। तो इसमें आपको पीटी में ज़्यादा मार्क लाने पड़ते हैं। तो जितना आप एक्यूरेसी से पढ़ोगे और मैक्सिमम रिवाइज करोगे तो पीटी आपका क्लियर हो सकता है। और बाद में जो स्टेज आता है, मेंस का स्टेज आता है। मेंस में रिटन रहता है जिसमें गुजराती लैंग्वेज का पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर और जीएस 1, जीएस 2 एंड जीएस 3। तो लैंग्वेज पेपर तो आपको फॉर्मेट और सब देखना पड़ेगा, लेटर फॉर्मेट कैसा रहता है, ऐसे में कैसा लिखना है। और जीएस 1 और जीएस 2 जैसा कि आप पीटी में पढ़े हैं तो उसका एनालिसिस करना आना चाहिए। सिलेबस वही रहता है लेकिन वो एनालिटिकल बेस्ड पूछते हैं क्वेश्चन, तो उस पर आपको लिखना है रिटर्न में। और जीएस 3 में फॉरेस्ट रिलेटेड पेपर है, तो उसका वो सिलेबस दिया है उन्होंने, तो वो देखने का रहता है। और जो मैंने बुक बोली थी दोनों से, मणिकंदन और शंकर आईएएस, उसमें वो जीएस 3 पेपर वाला आपको मिल जाएगा पूरा। GS 1 और GS 2 के लिए कोई बुक आप जी रेकमेंड सर। करना चाहोगे? GS 1 और GS 2 के लिए? हाँ सर, वही सेम ही बुक रहती है, एनसीईआरटी रहेगी दोनों में, हिस्ट्री और पॉलिटी में तो। और बाद में आप पॉलिटी में काफ़ी लोग लक्ष्मीकांत भी फॉलो करते हैं, लक्ष्मीकांत भी कर सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। और गुजरात की भी कोई बुक है तो युवा उपनिषद की बुक जो आती है गुजरात में, तो युवा वालों की भी बुक अच्छी रहती है गुजराती में, आप गुजराती में करना चाहो तो। और गवर्नेंस का पेपर आता है, एथिक्स का पेपर आता है, तो वो फिलोसॉफिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। तो उसमें आप अच्छे से डेफिनेशन पढ़ लो और बाद में आप जितना इलाबोरेट कर सकते हो और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर में हमें केस स्टडी मिल जाती है कि कौन सा जो एक्ट लाया उसका क्या क्या रीजन है, क्या है उसका क्या आया है। तो केस स्टडी हमें न्यूज़पेपर से मिल सकते, तो हम राइटिंग में लिखेंगे तो हमें अच्छा इवैल्यूएशन मिल सकता है। मतलब विचार रिप्रेजेंट करने आना चाहिए आपको कि आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हो। वो ज्यादा एनालिटिकल अप्रोच आपकी तब हो जाती है जब 2-4 लोगों की बात है उसके बारे में आप सुने रहते हो, तो उसका कंक्लूड करके आप लिख सकते हो एग्जाम में। तो इन शॉर्ट थोड़ा यस सर। न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर डिबेट्स देख लें, जो अच्छे चैनल हैं उन पे जो डिबेट्स आते हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, यस तो सर। वो सब फॉलो कर सकते हैं आप। तो उसमें सर संसद टीवी चैनल आता है। हम्म, जी सर, जो संसद टीवी में जो आते हैं, जो शोज आते हैं, वो भी देखने चाहिए। उसमें भी अच्छे से सारे कंसेप्ट दिखाए जाए जो करंट इशू चल रहे हैं, तो उसमें क्या क्या इशू है, क्या हम आगे कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो उससे हम हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, तो आप एक चीज और बताओ यहाँ पे कि जैसे जो मेंस एग्जाम लोग लिख रहे हैं, हालांकि अभी तो प्रीलिम होगा, जो क्वालिफाई होंगे वो मेंस को लिखेंगे, बट प्रीलिम पे भी थोड़ा सा मैं पीछूंगा, मेंस के डिस्कशन हो रहा है तो मेंस पे पूछ लेता हूँ कि आपने जो आरएफओ का स्पेशली पेपर दिया था, तो सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे? जैसे कई लोगों का ये होता है कि हम सारे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लिख के अटेम्प्ट कर दें, या फिर जो क्वेश्चंस आते हैं उसको ज्यादा एलोबरेट करें। स्ट्रेटेजी क्या होती है, किस स्ट्रेटेजी पे आपको लगता है ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं? थोड़ा आपको एक्सपीरियंस होगा कि आपने लिखा था तो आपको आइडिया होगा कि अ, कितना का मैं करके आया था, कितने मार्क्स मिले थे। तो सर मेंस में सबसे पहले तो सारे क्वेश्चन हमें अटेंड करने पड़ते हैं। जो 15 क्वेश्चन आते हैं, 10-10 ईच क्वेश्चन का 10 मार्क्स होता है। तो सारे क्वेश्चन सबसे पहले तो ये ट्राई करें कि सारे क्वेश्चन अटेंड करें। और जो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन किस तरह का पूछा है, उसकी डिमांड क्या है, उसके हिसाब से हम लिखें तो अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और आपके पास कोई डेटा हो, कोई केस स्टडी हो और कोई वे फॉरवर्ड हो, तो उससे अच्छे से लिखें। मतलब कि उसका रिप्रेजेंटेशन हम करें तो अच्छा करें। मतलब हेडर कौन सा आएगा, लास्ट में कौन सा लिखना है, जो मेन क्वेश्चन का डिमांड है वो कहाँ लिखना है, वो आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे मार्क कर सकते हैं मेंस में।
स्पीड के बारे में क्या कहेंगे? टाइम प्रॉपर मिल जाता है कि स्पीड कम पड़ती है, स्पीड बढ़ानी चाहिए, हमें प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहिए, क्या कहेंगे स्पीड के बारे में? सर स्पीड का तो पेपर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन आपको अगर ऐसा किसी को लगता है कि स्पीड का कोई दिक्कत है, तो 1 मंथ 2 मंथ पहले हम एग्ज़ाम आने वाला है, उससे पहले आप लिखना स्टार्ट करो और मॉक टेस्ट दे दो। अगर आप जितने मॉक टेस्ट ज़्यादा देंगे, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप पेपर लिख पाएँगे आसानी से। तो उसमें मेंस में तो क्या होता है, मेन तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का होता है कि सही टाइम पे हमें वो दिमाग में आ जाना चाहिए, हमारा कांसेप्ट जो लिखना है आंसर में। तो वो आप जितने मॉक टेस्ट देंगे और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे आंसर राइटिंग की घर पे डेली आप 2-3 आंसर लिखें, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अच्छा ठीक है, मेंस का तो चलिए, अब थोड़ा प्रीलिम की भी बात कर लेते हैं। प्रीलिम का हमने थोड़ा भी डिस्कशन नहीं किया। तो प्रीलिम में आपको क्या लगता है कि जैसे प्रीलिम में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टैटिक्स जीके है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो स्टैटिक जीके है, क्या वो करंट अफेयर से लिंक करके देते हैं या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्टैटिक जीके है वो दे देते हैं? और उसमें जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं, अगर उनके हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है? थोड़ा एनालिसिस आपकी रही होगी जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो क्या लगता है कि कैसे हाँ जाना सर। चाहिए? जी सर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रहते हैं सर, उसमें 10 टू 15% वो रहते हैं जो आप अच्छे से उसको रिवाइज़ करें और देखें तो उसका फैक्ट भी पूछ लेते हो क्योंकि सिलेबस वही सेम रहता है। और पीटी में वो मेनली क्या करते हैं, मेनली आप अच्छे से रिवाइज़ कर रहे हैं, फैक्ट बेस्ड ज़्यादा पूछते हैं पीटी में, फैक्ट फैक्ट ज़्यादा रहता है। और पीटी में तो क्या है, सब सब्जेक्ट आप जितना कवर करेंगे, सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट आते हैं, उसमें से आप 4-5 सब्जेक्ट अच्छे से कर लें, तो पीटी का में उतना मार्क नहीं लाना पड़ता कि 400 में से 400 तो नहीं लाने हैं हमें। लेकिन एक्यूरेसी का ज़्यादा और अटेम्प्ट जितना हो सके उतना करिए और एक्यूरेसी ज़्यादा रखें मेन तो। अच्छा, एक्यूरेसी पे ध्यान रखिए और जितना आता है उतना कर लीजिए। अच्छा, इसके लिए जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक जो आपने प्रिफर्ड किया हो, जिसमें लगता हो कि काफी सारा सिलेबस इंक्लूड हो जाएगा? क्योंकि जनरली लोग बुक्स पूछते हैं, भागेंगे, पढ़ेंगे क्या पता नहीं, पर बुक्स पूछते हैं कि क्या पढ़ लें। देखिए हाँ सर, अल्टीमेटली वो तो बुक सेम तो हर रहता है। चीज की अवेलेबल है, पर ठीक है, आपने कई सारे बुक हो सकता है आपने भी अपने टाइम पे भाग दौड़ किया होगा, क्या पढ़े क्या पढ़े, कोई बुक मिल गई होगी कि यार ये ठीक लग रही है, इसका भाषा समझ में आ रही है, इसका कंटेंट ठीक है, यहाँ से एग्जाम दिया तो काफी कुछ मिल गया। तो ऐसी कोई बुक जो ऑब्जेक्टिव के लिए आती हो? नहीं सर, मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए तो कोई स्पेशल बुक नहीं ली, लेकिन आप को मिल सकती है वो बुक, लेकिन उसमें कोई बेनिफिशियल नहीं है। आप जितना जो बेसिक बुक्स है वो पढ़ेंगे और फैक्ट जितना याद रखेंगे तो वही बेनिफिशियल है। ऑब्जेक्टिव आप बना लेंगे, अब आपको फैक्ट मालूम है तो आप ऑब्जेक्टिव बना लोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो पैटर्न चेंज करते रहते हैं जीपीएससी में। पहले पुराना पैटर्न था, फिर वो स्टेटमेंट वाला पैटर्न लाए, तो उसमें तो क्या है, आप जितना फैक्ट याद है वही मतलब वो क्वेश्चन उनका तो किसी बुक से मैच नहीं होने वाला, वो तो कोई नहीं कर मतलब सकता। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि प्रीलिम के लिए अलग से स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, आप सब्जेक्टिव के लिए पढ़िए। उस सब्जेक्टिव पढ़ते टाइम जो फैक्ट्स हैं, जो आपको लगता है कि इस पे एमसीक्यू बन सकता है, उस फैक्ट्स को हाईलाइट कर लीजिए, लिख लीजिए, वही फैक्ट्स आपके प्रीलिम में काम आ जाएंगे, ऐसा? हाँ जी सर, वो सेम वही बोल रहा हूँ मैं। आप जितना सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे पढ़ रहे होंगे साथ में ही दोनों का पढ़े, पीटी का और मेंस का दोनों साथ में पढ़े और जो फैक्ट है उसको हाईलाइट करें। पीटी में वही फैक्ट ही पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, ठीक है। तो पीटी का हमने डिस्कशन कर लिया, अगर किसी को डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट कर देगा, हम लोग थोड़ा और बहुत पूछ लेंगे। हमने रिटन के बारे में बात कर लिया, अब इंटरव्यू वाला सेगमेंट है उस पर बात करते हैं। तो आप इंजीनियर हो, क्या उनको पता था इंटरव्यूअर को कि आप इंजीनियर हो? आपसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी क्वेश्चन पूछे गए या फिर आपसे जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है केवल वही पूछे गए? थोड़ा सा शुरू सर से शुरू मेरा करिएगा कि आपका एंट्री हुई तो फिर क्या पूछा गया आपसे, फिर जो आपका इंटरव्यू हुआ वो किस डायरेक्शन में गया? जी सर, सर 2 बजे के आसपास मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। तो आरएफओ के इंटरव्यू में मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन वो पूछे चेयरमैन जो थे, तो चेयरमैन सर ने वैसा इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछा, मैंने अपना इंट्रो बताया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बताया, सब बताया कॉलेज। और क्योंकि मैं रेलवे में जॉब कर रहा था, क्योंकि इसकी वजह से मुझे ज़्यादा रेलवे के क्वेश्चन पूछे उन्होंने।
कि रेलवे में आपका जो 25 केवी का जो हमारा रहता है जो इलेक्ट्रिक केबल, तो 25 केवी का क्यों रहता है, उसमें क्या-क्या है? फिर बुलेट ट्रेन के बारे में पूछा, बुलेट ट्रेन का प्लान अच्छा है कि नहीं? उसकी स्पीड क्या है? क्या कैपेसिटी है? तो वो सब रेलवे बेस्ड मेरे क्वेश्चन आए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मुझे नहीं पूछा कुछ, और एक हमारे जो डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट थे, फर्स्ट डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट, तो उन्होंने डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि जैसा कि रेलवे में हमें जो मैंने उन्होंने लिंक किया मेरा क्वेश्चन, चेयरमैन सर ने मुझे पूछा था रेलवे में आपको क्या-क्या डिफिकल्टीज आती है? तो उन्होंने पूछा फॉरेस्ट में क्या-क्या डिफिकल्टीज आएगी आगे जाके आपको? तो उन्होंने वो पूछा, वहाँ से लिंक किया और क्वेश्चन आगे किया कि कौन सी जो प्लांट है वो ज़्यादा ग्रो करता है, कौन-कौन से एनिमल हमारे गुजरात फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। फिर मुझे एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था कि कालियाल जो वेरावदर नेशनल पार्क है हमारा गुजरात का, उसमें कालियार जो रहता है एनिमल, तो उसकी कितनी संख्या है अभी, और वहाँ कौन-कौन से और एनिमल रहते हैं, बर्ड्स कौन-कौन सा रहता है, तो वो सब पूछा। और एक सिविल मेंबर थे, तो उन्होंने सीआरपीसी के सेक्शन पूछ लिए। सीआरपीसी सेक्शन 145 107 क्या होता है? मैंने तो पूछा सर इसके बारे में, राइट तो मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने तो नहीं बताया। फिर उन्होंने पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछे, और प्रीएम्बल में क्या है, प्रीएम्बल क्या होता है? वो जो प्रीएम्बल बुलवाया मेरे से, और एक दूसरे स्टेट के जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, तो उन्होंने फॉरेस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे। मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए और आपके एक्सपीरियंस के क्वेश्चन पूछे गए। अगर इन शॉर्ट कोई ऐसा कैंडिडेट जाता है जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसका वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा सकता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्वेश्चन मैंडेटरी रहेंगे, सबसे रहेंगे। तो अगर आप गुजरात से हो तो गुजरात के जो फॉरेस्ट हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और बेसिक नीड क्या है उनकी, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। कुछ नया हो रहा है उसके बारे में पढ़ लें। देश में कुछ नए सेंचुरीज बन रही हैं या कुछ और हो रहा है तो उसके बारे में पढ़ने है नहीं। और आप जैसे कह रहे हो कि पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछे, तो पॉलिटिकल में कुछ याद आ रहा है कि पॉलिटिकली कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपसे? पॉलिटिकली सर, वो पॉलिटिक्स और पॉलिटी में क्या डिफरेंस होता है, और उस टाइम पे जो चल रहा था, वो राजस्थान में चल रहा था सचिन पायलट का, और वो पक्ष अच्छा। पलटा विरोधी जो कानून है, एंटी हाँ डिफेक्शन लॉ, तो उस क्वेश्चन पूछे, वही पूछा था सब। हाँ, मैं यही आपसे पूछना चाह मतलब रहा था कि थियोरेटिकल क्वेश्चन यस पूछा सर। था कि प्रैक्टिकल, तो मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछेंगे पॉलिटी से कनेक्ट करके। कि यस मान सर। लीजिए कहीं पे हाँ। पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, कहीं पे राज्यपाल को सरकार ने हटा दिया, कहीं पे राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को कुछ कह दिया या पार्टी कोई तोड़ दिया, तो उसको पॉलिटी से लिंक करके पूछते हैं। तो अगर ऐसा कहीं पे चल रहा है तो आपको थोड़ा उसके बारे में पढ़ के जाना है। तो सीआरपीसी के जो सेक्शन थे वो ऑटोमेटिकली कैसे पूछ लिया आपसे? कुछ क्या उसका लिंक बन रहा था कि ऐसे सडनली बोला कि सीआरपीसी के सेक्शन बताइए? सर, उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि मैंने बताया था पॉलिटी और पॉलिटिक्स अच्छा। में क्या डिफरेंस होता है। तो पॉलिटिक्स में तो सब राजकीय दल आते हैं, नेता आते हैं, सब आते हैं। तो पॉलिटी में वो कानून आता है, वो प्रोसीजर आता है लॉ का, जिसकी वजह से हम प्रोसीजर करते हैं। तो उन्होंने वहीं से पूछा कौन-कौन से लॉ अच्छा। आते हैं। तो मैंने हाँ। बोला था सीआरपीसी आता है, आईपीसी आता है। तो उन्होंने सीआरपीसी का 2 सेक्शन उठा लिए वहाँ से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो इस टाइप से वो थोड़ा होता है कि अगर जो आप बता रहे हो उसके बारे में थोड़ा रहे तो ठीक है। वैसे ये भी नहीं कि सारे क्वेश्चन, अब जैसे ये बता रहे हैं कि इनका भी हुआ तो नहीं आता था तो नहीं बताए, तो घबराने वाली बात नहीं है। नहीं यस आता सर। है तो भी सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि जितना पूछे सारा बता के ही आना है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है और कि आपको आइडिया, हाँ, आइडिया हो गया होगा रिटर्न के बारे में, थोड़ा इंटरव्यू के सर बारे में। हाँ, बोलिए ना। सर, उसमें वो 4 मेंबर जो रहते हैं, उसमें एक एक आध 1-2 मेंबर ऐसे ही रहते हैं जो आपको थोड़ा वो करते हैं कि आपको ना आए क्वेश्चन, तो आपका बिहेवियर कैसा हो जाए। तो आप हाँ। वैसा करें कि क्वेश्चन नहीं आए तो मना कर दीजिए। उसको कुछ और ब्लफ कर नहीं करना है, और आपको नहीं आता तो डायरेक्टली मना कर दें, और आप पेशेंस मत खोइए अपना। आप एकदम धीरज बनाए रखें और जितना आए उतना बोलिए, एकदम हैप्पी रहिए। तो वही सब देखते हैं वो लोग इंटरव्यू में। हाँ, मतलब ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। उनको उनको यस पता है सर। कि कुछ क्वेश्चन तो उनको पूछना है जो आपको ना आए। वे सारा बता दोगे तो इंटरव्यूअर की बेइज्जती हो जाएगी कि सारा पूछ रहे हो बता रहा है। हाँ। तो उनको अपनी इज्जत भी बचानी रहती है कि हमने कुछ तो ऐसा पूछा है जो इसको नहीं आता है। तो पूछेंगे, ज्यादा बताओगे तो कुछ भी पूछ लेंगे, तो फिर ज्यादा उड़ना भी नहीं है। मतलब इन शॉर्ट हाँ सर। मार्क्स तो उन्हीं को देने हैं भाई। तो उनसे यस ज्यादा सर। होशियारी नहीं करना, उनके साथ पोलाइटली रहना है। कई सारे बच्चों का एटीट्यूड होता है ना, ऐसे बैठ जाते हैं कि अच्छा पूछो क्या पूछोगे, नहीं बताऊंगा क्या कर लोगे। मतलब
ऐसे मैं खुद मेरा खुद का एक्सपीरियंस, कई बार मॉक इंटरव्यू में कुछ बच्चे ऐसे आ जाते कि नहीं बताऊंगा, क्या करोगे आप बताओ। तो मॉक इंटरव्यू वाले तो कुछ नहीं कर पाते हैं पर वो वाले नंबर काट लेते हैं, तो उनके साथ हाँ सर। हम हाँ, मना करना भी है तो थोड़ा पोलाइटली करना है। अब नहीं आता है मुझे, कोई कई सारे का नहीं आता है मुझे, अरे नहीं आता है भैया, लगता है हम गुनाह कर दिए पूछ के नहीं आता है तुम्हें। तो ये सारे बिहेवियर इज द इम्पोर्टेंट, तो थोड़ा ध्यान रखना है। यस और सर। कुछ चीज आप अपने मन से ऐड करना चाहेंगे जो मैंने आपसे नहीं पूछा है एडिशनली, कि अगर आप कैंडिडेट को कुछ गाइड करना चाहें फ्रॉम रिटन टू इंटरव्यू, कि किस तरीके से फॉलोअप लेना चाहिए, कितने आवर तक की स्टडी, या फिर कुछ स्टडी से रिलेटेड, या कुछ भी जो भी आपके मन में हो एज ए गाइडेंस आप दे सकते हैं। मतलब सर मैं यही कहना चाहूँगा, कंपटीशन एग्जाम वो स्टेज होता है, वो फेज होता है जिसमें आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें आपको धीरज रखना चाहिए, क्योंकि आपका एक में नहीं हुआ, दो में नहीं हुआ, तीसरे में हो सकता है। आप अपना वे बना के रखिए और अपना कंसंट्रेशन बना के रखिए, उसमें धीरज नहीं खोनी। ये फेज ऐसा है कंपटीशन एग्जाम का, तो उस फील्ड में आपको बने रहना है। आप बने रहेंगे, जितना बने रहेंगे उतना आपका चांसेस ज़्यादा होगा कि आप सिलेक्ट होंगे। मतलब कि आप एक बार ट्राई करो, छोड़ दो, फिर वापस ट्राई करो, तो वैसा नहीं। आपका जो वीडियो एक मैंने देखा था उसमें आपने बताया था कि आपको जो करना है तो फिर करना ही है। फिर उस वक़्त करो कि आपको अब ऐसा लगे कि अब नहीं हो सकता, तभी उसको छोड़ें। मतलब कि आप पूरा ट्राई कर दो, फिर लाइफ में ऐसा ना रहे कि अभी वो कर सकता था। हाँ, रिग्रेट ना तो रहे। वही मैं। और हाँ, बाकी यस सर। बाकी मेरी एडवाइस है, जिसको धीरज नहीं आ रहा है ना, वो अपना नाम बदल के ही धीरज रख ले। ठीक है, शायद धीरज ठीक नाम है। रख के कुछ धीरज आ जाए। बाकी पेशेंस नहीं है तो तैयारी करने ना आइए, ये बिल्कुल इनकी बात सही है, और आप देख भी पाओगे। कोई अगर ऐसा सोच रहा है ना कि मैं आऊंगा और 2-4 महीने में एकदम से पढ़ के निकाल लूंगा, तो हो सकता है निकाल लो आप, पर इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है। अब भाग जाओगे तो फिर भाग जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। इतने सारे लोग यस पढ़ सर। रहे हैं भाई, अब सभी लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो तैयारी करने गया है वो ऐसे ही बस तैयारी करने। पहले लोग जाते थे शौक में तैयारी करने, पर आजकल कोई नहीं जाता है। बच्चे बहुत जिम्मेदार हैं। क्लास फर्स्ट से कंपैरिजन स्टार्ट होता है बच्चों का, कि मेरा लड़का ज्यादा मार्क्स लाया, उसका इतना लाया। सोचिए कितना मेच्योरिटी आ जाती है। यस सर। अच्छा, आपके परफॉर्मेंस के बारे में मैंने नहीं पूछा। कई सारे लोगों को ये भी डाउट होता है ना कि हो सकता है कोई बाय बर्थ इंटेलिजेंट रहो, इस वजह से सारे एग्जाम टेक्निकल भी निकाल रहा है, नॉन टेक भी निकाल रहा है। तो आप क्या बाय बर्थ एकदम से इंटेलिजेंट वाले कैटेगरी में आते हैं, मीडियम वाले में, या फिर लोअर मीडियम, किस कैटेगरी में आप खुद को रखते हो अपने आप से बताइए। नहीं सर, मैं तो अपना मीडियम भी रखता हूँ, और एक फ़ायदा भी बता रहा हूँ मीडियम होने का। मीडियम होने का ये फ़ायदा है कि हम लोग मीडियम होते हैं, तो मतलब कि हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और हम बचपन से ज़्यादा पढ़ते आए हैं, 8-10 घंटे। तो वो आगे हमें कंटिन्यू रखेंगे, तो कॉम्पिटिशन में जो टॉपर होते हैं, उनको 3-4 घंटे पढ़ने की आदत होती है। तो वो 3-4 घंटे पढ़ते हैं, और हमें तो पहले से आदत होती है 8-10 घंटे की। और ये सब नॉन टेक के एग्ज़ाम वो है, जिसमें 8-10 घंटे हमें पढ़ना पड़ता है। तो हमें एक बेनिफिशियल है कि क्योंकि हम मीडियम से हैं स्टडी में, तो 8-10 घंटे हमें पहले से पढ़ते हैं, तो हमारे लिए एक अच्छी बात है। और जो मीडियम स्टूडेंट है, वो उसके लिए बेनिफिशियल वाली बात हो सकती है। तो मतलब आप लेबोरियस ये कह रहे हैं कि भाई ये भी पढ़े, 8-10 घंटा पढ़े हैं, सुन लो। कई सारे को लगता है कि सर 2 घंटे पढ़ के निकाल लूंगा क्या। 2 घंटे नहीं भैया, तुम 2 मिनट पढ़ के निकाल लो, हमें तो खुशी होगी। पर नहीं निकलता है, यही सच्चाई है, पढ़ना पड़ता है। तो टाइम दीजिए, 8 से 10 घंटे दीजिए। टाइम दे के पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। और कुछ लोगों का पढ़ने का मन नहीं करता है। कई सारे मुझे आजकल ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मैं सोचा कि चलो आपके ऊपर ही चिपका देता हूँ ये वाला ही क्वेश्चन, कि आप कुछ सजेशन दीजिए। कई सारे लोगों को पढ़ने का मन नहीं है, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, नौकरी भी लेनी है, पर पढ़ने का मन नहीं है, उनको क्या कहोगे आप? कोई सजेशन आपकी तरफ सर, से? हाँ सर। सर, कभी-कभार तो मन नहीं होता, वो तो चलता है, लेकिन आपको हर रोज़ मन नहीं है, वो तो नहीं चलेगा। आपको वो देखना पड़ता है फिर। आपको कभी मन नहीं हो तो आप टहलने जा सकते हैं, और आपका जो पसंदीदा जो चीज़ है, आपको रीडिंग अगर पसंद है, अगर मूवी देखना है, तो वो दिए 2-3 घंटे आप कर सकते हैं। लेकिन डेली ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वीकली एक बार ऐसा हो तो चलेगा, और वीक में आप ऐसा करो कि 5-6 दिन अच्छे से पढ़ो, और संडे को आप रिवीजन करो, और 2-3 घंटे बाद टहल के आओ, और आपको जो पसंद है वो करो, तो आपका रूटीन बहुत बढ़िया रहेगा, और आपको वो बिज़ी शेड्यूल भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप रिफ्रेश हो जाएँगे संडे में।
तो वैसा कर सकते हैं शेड्यूल ऐसा उन लोगों को। मतलब ये पूरा खुल के नहीं बता रहे हैं, इनकी भावनाओं को मैं समझ गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके कहने का मतलब ये है ना कि अगर डेली आपका मन ऐसा हो रहा है ना कि नहीं पढ़ना है, तो फिर आप पीटने वाला काम कर रहे हो, नहीं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये थोड़ा पोलाइटली बता रहे हैं आपको कि मूवी देख लो, ये देख लो, बट अगर डेली आपका मन नहीं हो रहा है ना, तो फिर आप मतलब देख लो कि आप गलत डायरेक्शन में हो, फिर दूसरा डायरेक्शन चूज कर लो, रास्ता बदल लो, टाइम डेली खराब को सर मत। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब अगर डेली मोटिवेशनल वीडियो देख के आधा घंटा पढ़ के खुश हो रहे हैं, तो बस वो खुशी बहुत लिमिटेड है, बहुत दिन तक नहीं टिकेगी। तो इन शॉर्ट मन तो आपको लगाना पड़ेगा, मन भी लगाना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, टाइम भी देना पड़ेगा, और दुनिया से थोड़ा सा अच्छा। हाँ, सोशल इंगेजमेंट को क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, दोस्त की शादी है, दोस्त के घर पे शादी है, रिश्तेदारों की शादी है, घूमने जाना है, तो प्रिपरेशन के टाइम पे सोशल इंगेजमेंट कैसे रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए, कितना ठीक है? आप रखते थे, नहीं रखते थे? तो सर मेरा तो बताऊँ मैं नहीं रखता था ज़्यादा, क्योंकि वैसे भी दोस्त ही बहुत कम है मेरे तो। और जो चीज़ें होती है कभी-कभार जाना पड़ता है तो वो चले जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा शेड्यूल फिर आके चेंज कर दे, तो मतलब वो छूट गया पीछे, तो आगे की अब प्लानिंग क्या करनी है? मतलब आप डेली शाम को देखें कि कल सुबह क्या करना है, तो सुबह का प्लान हमें फिक्स रहेगा, तो वो सब हमारा शेड्यूल के हिसाब से एक्टिविटी होती रहेगी। तो वो तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा टाइम उसमें ना बिगाड़ें। हाँ, भाई ये भी एक बहुत ज़रूरी है। मैंने जितने लोगों का मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मैं जितनों से पूछता हूँ, और मुझे खुद को भी ये फ़ील होता है कि टाइम तो आपके पास वही है 24 आवर, ठीक है? अब 24 आवर आपको अपना 10 घंटे, 8 घंटे जो भी डेडिकेट किया आपने, वो निकालना है। उसके बाद आप चाहे सो, गाओ, बजाओ, जो करना है करो। पर वो 8-10 घंटे जो आपने स्टडी के लिए दिया है, उसको खराब नहीं करना है, अगर निकालना चाहते हो तो। एक क्वेश्चन और है मेरा, कई बार से एक क्वेश्चन करके मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। आपने एमएस यूनिवर्सिटी बताया, मैं जितने लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँ, डी वालों का भी, डी के जितने बच्चे हैं उनमें से मुझे लग रहा है कि मेरी 3-4 से बात होती है, वो सारे एमएस के हैं। इंटरव्यू भी जो विवेक का पब्लिश हुआ है वो भी एमएस से हैं, आप भी एमएस से हो, और भी कई सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो एमएस से हैं। तो एमएस का इन्वायरमेंट ऐसा है, या फिर मतलब क्या सीन है एमएस का? एमएस वाले सारे जगह जा रहे हैं, या एमएस वाले पढ़ा सर ज्यादा देते टेक्निकल हैं? में सर टेक्निकल में तो बात करूँ तो एमएस में जो 12वीं के बाद जो ज़्यादा रैंक आए जिसका, जो गुजरात में हमारे, तो वो सब एडमिशन लेते हैं। उसकी वजह से टेक्निकल में वो जब निकलते हैं तो थोड़े स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं पहले से, और टेक भी अच्छा पढ़ाते हैं एमएस वाले। एमएस का जो सिलेबस जो डिज़ाइन किया है वो बढ़िया है टेक्निकल का। वो काफ़ी मैच करता है कॉम्पिटिशन का जो एग्ज़ाम रहता है उनके, और हमारे पेपर भी उसी टाइप पे डिज़ाइन करते हैं। तो वैसे ही हमें बेनिफिट होता है कॉलेज स्टडी में भी। और साथ में काफ़ी हमारे जो सीनियर्स हैं, तो वो गेट देते हैं, ये सब देते हैं। तो कॉलेज के जो 3rd 4th ईयर होते हैं, वहीं से काफ़ी स्टूडेंट गेट के भी क्लासेस जॉइन करते हैं, जो कि बड़ौदा में लोकल स्थित है। काफ़ी इंस्टीट्यूट है, आईसी है, और दूसरे गेट के भी इंस्टीट्यूट है, तो उसमें वो कोचिंग भी लेते हैं, जिसकी वजह से टेक्निकल में उसको बेनिफिट रहता है। तो मुझे लगता है शायद इसकी वजह से ही एमएस के ज़्यादा लोग सिलेक्ट होते होंगे। हाँ, पहला वाला रीजन मुझे भी लगता है कि जब अच्छे बच्चे जाएंगे, अब सारे अच्छे आईआईटी में चले जाते हैं, तो आईआईटी वाले अच्छे करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो बचपन में ही अच्छे हैं। अब ऐसे एमएस की बात है, तो अब एमएस में अच्छे रैंक वाले जाते हैं, तो डेफिनेटली माइंड थोड़ा सा साफ होता है, या फिर लेबोरियस होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, मेहनती होते हैं, तो वो अच्छा करेंगे। पर ऐसा नहीं कि आप एक बार गलती कर दी, खराब कॉलेज में चले गए या फिर ऐसी जगह चले गए जिनका रैंक ठीक नहीं है, तो आप दोबारा अपनी गलती सुधार नहीं सकते हैं। अगर आप सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं, और नहीं तो गलती को रिपीट करना चाहें तो गलती को रिपीट भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। बाकी और कोई सजेशन आप देना चाहें? ये फाइनल क्वेश्चन है मेरे तरफ से, मैं कई बार से कह दिया कि एक और कोई एडवाइस है आपकी? नहीं तो फिर खत्म करते हैं यहाँ पे इंटरव्यू को। तो मेरी तो एक ही एडवाइस रहेगी कि आप जितना भी करें पढ़े वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। जितना आप कंसंट्रेशन रखेंगे तो उतना आपके लिए बेहतरीन रहेगा, और पूरा अपना 100% दें। जिसकी वजह से आपको हो नहीं रहा कि मैंने नहीं दिया था और मैंने उस टाइम पे टाइम पास किया था, एग्ज़ाम नहीं अच्छे से कर पाया। तो आप अपना पूरा रखें कोशिश, जिसकी वजह से आप सैटिस्फाई हो सकें। अगर हुआ तो ठीक है, बेस्ट है, और नहीं हुआ तो फिर आप दूसरे फ़ील्ड में भी अच्छा कर सकते हो, उसमें वो कोई नहीं दिक्कत।
हाँ मतलब दूसरे फील्ड में भी दिल दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब ये कह रहे हैं कि पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ें। कंसंट्रेशन ऐसे ही होता है, दिल भी वही होना चाहिए, दिमाग भी। ऐसे दिल किसी और को दे के आएंगे, फिर दिमाग को सोचेंगे यहाँ लगाएं, तो नहीं होगा। वो थोड़ा क्लियर नहीं बता रहा, मैं आपको थोड़ा एलोबोरेट करके बता रहा हूँ और कोई बात नहीं है। भावना उनकी भी वही है। फिर दूसरे जगह भी करने जाएंगे जैसा इन्होंने कहा, तो वहां भी दिल दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी जो होती है ना, एक जगह लगाओगे तो इफेक्ट ज्यादा रहेगा, इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। खैर, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद कि आप आए और इतने सारे एडवाइस दिए। उम्मीद करते हैं कि इस एडवाइस से कुछ तो फायदा होगा लोगों का, कुछ होगा, एटलीस्ट डिसीजन मेकिंग तो उनका हो ही जाएगा। इतना तो हम उनसे उम्मीद करते ही हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत टाइम निकाल के पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो टाइम से स्टार्ट करिए, अभी डिले और नहीं। सर मैं वो भी बताना चाहता हूँ। हाँ जी सर, ये भी बताना चाहता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को हो कुछ चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक रेफर करनी है, तो आपके कमेंट सेक्शन में लिख दे, और मेरे से हो सके तो मैं करूँगा कि क्या करना चाहिए। तो वो सब उनके क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दे। कमेंट सेक्शन में लिख दें आप। ये टेलीग्राम पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी होंगे, वहां पे भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो मिल जाएगी एडवाइस, मिल जाएगी पूरा, बाकी पढ़ना आपको है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे। चलिए, थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। हाँ, हम थैंक सब यू सर। दुआएं थैंक हैं यू। आपके थैंक यू साथ। सर।